नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ। और ये किताब आपका महेश वर्णवाल का है, उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और लगभग आपके सभी लोगों के पास ये किताब होगी और नहीं होगी तो कृपया जाकर खरीद लें। और आपको यहाँ से रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट। और इकोनॉमिक्स में हम लोग जो आज का चैप्टर पढ़ेंगे वह आपका चैप्टर नंबर 3 राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। इससे पहले हम लोग ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर 1 और 2। तो जिनको भी शुरू से देखना है वीडियो को कृपया करके एस्पिरेट्स एकेडमी के प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहां पर आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर और प्लेलिस्ट में आपको मिला हुआ है, कहीं से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और आपका 1 से लेकर 12 तक या 15 तक जितना चैप्टर इकोनॉमिक्स का है सभी आपका महेश वर्णवाल का एक साथ में मिल जाएगा। ठीक है, और एक लाइन बाय लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा नेशनल इनकम है, चैप्टर नंबर 3। ये आपका चैप्टर नंबर 3 होगा। ठीक है, एक मिनट। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। तो किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के बराबर होती है। तो किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? नेशनल इनकम बराबर होता है घरेलू आय आपका। ठीक है, घरेलू आय, उसके बाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो आपका जो है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कैसे उसका जो है होता है, कैसे उसका जो है निकलता है। तो घरेलू आय को विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय से जोड़ देने से हमारा नेशनल इनकम निकलता है। ठीक है, तो किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के बराबर होती है। और राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ईयर 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, तो नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे 1949 में? तो आपके पीसी महालनोबिस थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। ठीक है, तो आपका जो है प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है उसका जो है दर जो है रेट जो है कम होने का या डिक्रीज होने का जो मुख्य कारण है, इंपॉर्टेंट जो आपका रीजन है वो क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, तो ये सबसे पहला कारण है। दूसरा पर है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। तो हमारा जो पॉपुलेशन रेट है हमारे देश का अभी के हिसाब से सबसे पहला नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो इस कारण जो है प्रति व्यक्ति आय जो है कम है रेट। नेक्स्ट आपका भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सेविंग्स में सर्वाधिक योगदान करता है? तो भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो आपका घरेलू क्षेत्र। तो आपका जो आपका घरेलू क्षेत्र है वो है सबसे ज्यादा बचत में योगदान करता है। ठीक है, भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका रहता है? तो भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका रहता है? तो आपका फिजिकल एसेट का, भौतिक परिसंपत्तियों का रहता है। ठीक है, तो भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका रहता है? तो फिजिकल एसेट का रहता है, भौतिक परिसंपत्तियों का रहता है।
वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? तो वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? तो बिहार का सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ बॉक्स दिया उसको पढ़ते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो आपका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसका था? बिहार का था। और यहाँ पर पूछ रहा है सबसे ज्यादा किसका है, कौन सा स्टेट का है? तो आपका गोवा राज्य का सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, तो वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का है। भारत में राष्ट्रीय आय समंको नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय समंको नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय समंको नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया गया। ठीक है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के द्वारा किया गया। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो हिंदू ग्रोथ रेट आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, तो हिंदू ग्रोथ रेट आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। एक खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो एक खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो है मतलब होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसका है अब मतलब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी इक्वल। ठीक है, जीडीपी। तो सी का मतलब होता है उपभोग, आई का मतलब होता है सकल निवेश और एक्स का मतलब होता है निर्यात और एम का मतलब होता है आयात। ठीक है, तो आपका जो है खुली अर्थव्यवस्था में कैसे इसको मेजर करेंगे? तो सी प्लस तो उपभोग कंजप्शन, आई हो गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और जी हो गया आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, एक्स हो गया आपका इंपोर्ट और एम हो गया आपका इंपोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम खुली अर्थव्यवस्था को मेजरमेंट कर सकते हैं। और जीडीपी बराबर क्या होता है? तो जीडीपी बराबर आपका वही होता है खुली, ठीक है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उपभोग कंजप्शन, सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस आपका सरकारी व्यय गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस आपका ब्रैकेट में निर्यात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आयात। ठीक है, तो एक्स माइनस एम। ठीक है, तो ये आपका सकल घरेलू उत्पाद जो है निकलता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। नेक्स्ट आपका है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स के प्रभाव को
शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो नॉमिनल जीडीपी कहते हैं इसको, ठीक है। इसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग, तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर से प्राप्त होता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत डोमेस्टिक सेविंग्स की औसत दर कितनी आंकलित की गई है? तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत डोमेस्टिक सेविंग्स की औसत दर कितनी आंकलित की गई है? तो लगभग 30 से 40% की गई है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है, ठीक है। तो आपका जो है राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1950 में की गई थी, ठीक है। तो नेशनल सैंपल सर्वे का जो है गठन 1950 में हुआ था। आपका जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगराजन की समिति ने किया था इसका, ठीक है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। जीडीपी आंकड़ों के आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? तो जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? तो वर्ष 2011 से 12 कर दिया गया है, ईयर 2011 एंड 12 इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर वर्ष 2017-18 करने का प्रस्ताव है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर वर्ष 2017-18 करने का प्रस्ताव है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रति वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे बनाया जाता है। तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रति वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का चैप्टर नंबर 3। तो आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आपका कल, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो यहाँ पर कुछ आपका जो है पीडीएफ सही ढंग से नहीं आया, जिसको हम कल सही ढंग से कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।